हाँ जैन भाई, पिछली क्लास में कौन से खनिज वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया था ना, भारत का खनिज जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो आज की क्लास में आप अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है भारत के पठार। भाई पठार नहीं पढ़े आपने, है ना। पठार को स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। देखो पठार, पहली बात तो होता क्या है, इसको चेंज करते हैं एक बार भाई। पठार किसको बोलते हैं, देखो एक तो होता है पर्वत और एक होता है पठार। पर्वत और पठार में डिफरेंस क्या होता है, पर्वत जो होता है वो किसको बोलते हैं, आसपास की जो भूमि होती है, मान लो कोई भी ज़मीन है आसपास की, उससे ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा जो होता है, जिसके ऊपर एक चोटी बनती है, यह आकृति जो पृथ्वी के ऊपर बनती है, इस आकृति को आप क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, या इसे पहाड़ी बोलते हैं भाई। तो पर्वत या पहाड़ी हो जाता है ये। इसके बाद जो है ध्यान रखें, पठार क्या होता है, आसपास की भूमि होती है, उससे ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा, यानी ऊपर से भी क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ऊपर से जो प्लेन होगी आकृति, इसी आकृति को आप क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं, या इसको प्लेट्यू बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, प्लेट्यू या पठार। ध्यान रखेंगे ये पठार की और पर्वत की एक विशेषता ये है कि ये आसपास की भूमि से ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा होता है। ये मेज जैसी आकृति होती है, टेबल शेप जो होती है, मेज जैसी आकृति, इसको आप पठार बोल देते हैं भाई। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो पठार कौन कौन से हैं, भारत के पठार आप पढ़ेंगे, प्रसिद्ध पठार कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन चीज़ों को आप जानेंगे आज की क्लास के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो आप बात करते हैं भारत के पठार कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है भाई। एक डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि भाई ये अपना भारत है। अब भारत में आपने पहाड़ियाँ वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ियाँ आपको सबको पता है भी कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, तो इसमें आप देखोगे हमने पढ़ा था, एक यहाँ पर हमारे देश में पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, हिमालय। हिमालय में सबसे नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं, इसको आप क्या बोल देते हैं, शिवालिक की पहाड़ी बोल देते हैं अभी। ये हिमालय हो गया। एक आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था कि यहाँ भारत के लगभग बीचों बीच यहाँ जो पहाड़ियाँ बनती हैं, ये कौन सी है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ बन जाती हैं भाई। इन विंध्याचल की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे की साइड जो है, यहाँ है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भाई, इस तरह से। अब आपको सर पहाड़ियाँ क्यों बता रहे हैं दोबारा, तो पहाड़ियों के साथ ही जोड़कर इनको दोबारा से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर के अंदर। एक पहाड़ी हमने पढ़ी थी कि यहाँ से इस साइड ऐसे बनी हुई है, ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हो जाती हैं भाई। और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ इस तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो जाती हैं भाई, है ना। ये पूर्वी घाट हो जाएगा। और एक अरावली की पहाड़ी पड़ी थी आपने, अरावली की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, तो अरावली की पहाड़ियाँ आप बताओगे इस तरह से। ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इन पहाड़ियों को आप क्या बोलते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ बोल देते हैं भाई। ठीक है, इतनी पहाड़ियाँ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है ये। अब देखो आप एक चीज़, पठार कौन कौन से हैं भारत के अंदर, तो पठार ध्यान रखेंगे। एक यहाँ अरावली की पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक यहाँ एक पठार है, इस पठार को बोलते हैं आप मेवाड़ का पठार। अरावली की पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ के बिल्कुल साइड में यहाँ पर अगला पठार आता है, इसको बोलते हैं मालवा का पठार, ये मालवा हो जाएगा। मालवा के बाद में इसके साइड में आता है बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड होगा। बुंदेलखंड के आगे आता है बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये चार पठार बनते हैं, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर कि ये जो बघेलखंड का पठार है, इसके पूर्व की साइड यहाँ एक पठार और बनता है, इस पठार का नाम है, झारखंड के अंदर है ये, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए भाई। यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है भाई। इसके बाद नीचे उड़ीसा की साइड एक पठार और है,
उड़ीसा की तरफ जो पठार है नीचे यहाँ पर मान लेते हैं, इस पठार को बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे भारत में सबसे ऊपर वाले भाग में यहाँ जो लद्दाख के अंदर एक पठार है, इस पठार को कहा जाता है लद्दाख का पठार। ये लद्दाख का पठार है भाई। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे मेघालय के अंदर एक पठार है, मेघालय वाले पठार को आप बोल देते हैं यहाँ पर, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, तो इस पठार को कहा जाता है शिलोंग का पठार। ये मेघालय के अंदर है। इनके सिर्फ राज्य ध्यान रखोगे आप लोग, मेन पढ़ने के लिए आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो 2-3 पठार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप मेघालय वाले के बाद एक यहाँ असम के अंदर एक पठार बनता है, असम वाले पठार को बोलते हैं कर्बी एंगलोंग का पठार, कर्बी एंगलोंग का पठार, ये असम के अंदर है। और सबसे बड़ा जो पठार है अपने देश का वो आप लोग ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा पठार ये यहाँ बनता है इस तरह ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार में यहाँ ये पठार है, इस पठार को बोलते हैं दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार। तो इस तरह से ये पठार है, इसमें मेन आपके लिए जो है, ठीक है, टाइम टेबल में साइंस की क्लास है सर, हाँ टाइम टेबल में साइंस की क्लास है, साइंस वाले सर आज क्लास नहीं ले पाए इसलिए जीके की क्लास हो गई भी आज। पढ़ना है आपको, कोई भी पढ़ लो, आरती हुड्डा, ठीक है, जीके पढ़ लो आज, पठार पढ़ लो आज आज, है ना, पठार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है ये। देखो ये जो है पठार है भारत के मेन, इसमें से आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, ये जो बीच वाला एरिया है अपने देश का भाई, बीच वाला हिस्सा मतलब ये जो एरिया है अपने देश का, इस वाले भाग को कहा जाता है, इस वाले भाग को कहा जाता है भारत की केंद्रीय उच्च भूमि भाई, है ना, भारत की केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से इसको जानते हैं भाई। भारत की केंद्रीय उच्च भूमि, ये इंग्लिश में बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब क्या है कि केंद्र में जो स्थान है जो ऊंचा है भाई, उसे केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। पहाड़ियाँ भी ऊंची होती हैं, पठार भी ऊंचे होते हैं, इसलिए इसको केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। इस केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी स्थलाकृति या कौन कौन सी जो है लैंड फॉर्म शामिल है वो आप ध्यान रखो। मैंने बताया कि ये एरिया है बीच वाला, तो इसमें कौन कौन सी शामिल होंगी ध्यान रखेंगे। इसमें एक तो है अरावली की पहाड़ी भाई, केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सा हिस्सा शामिल है, कौन कौन सा नहीं है वो ध्यान रखें। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। इसके साथ साथ यहाँ पर है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है वो भी इसमें आएंगी। इसके अलावा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये 3 तो पहाड़ियाँ हैं भाई जो केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। इसके अलावा और कौन सा हिस्सा केंद्रीय उच्च भूमि में आता है तो आप ध्यान रखेंगे पठार भाई। पठार कौन कौन से हैं, तो 4 पठार हैं यहाँ पर, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार भाई, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, ये अपना केंद्रीय उच्च भूमि बनती है भाई। तो क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कौन सा हिस्सा केंद्रीय उच्च भूमि का है, कौन सा हिस्सा केंद्रीय उच्च भूमि का नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 तो पहाड़ियां हैं और 4 हमारे ये पठार हैं जो केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर माने जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलो देखो अब एक एक करके इनके सबके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आप स्टार्ट करते हैं मेवाड़ के पठार से।
मेवाड़ के पठार से आपको ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है पेपर में भी कौन सा पठार अरावली की पहाड़ी के सबसे नज़दीक स्थित है भाई। तो अरावली की पहाड़ी के सबसे नज़दीक स्थित पठार कौन सा है हमारा, मेवाड़ का पठार है। कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है भाई। ठीक है, पहला आप इसमें पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। लोकेशन ध्यान रखनी है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। एमपी और राजस्थान में, मेन हिस्सा राजस्थान के अंदर है इसका। मेवाड़ के पठार से आप ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का जो पठार है भाई ये अरावली की पहाड़ी के समीप स्थित है। अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी के समीप स्थित है। और पठार क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए, क्योंकि पठारों के अंदर से क्या होता है, खनिज पदार्थ ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अभी खनिज ज़्यादा प्राप्त होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं किसी भी देश के लिए पठार जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई। यहाँ से क्या कौन से पठार प्राप्त होते हैं हमें, जो ये मेवाड़ का पठार है, चांदी मिलती है यहाँ से हमें, है ना। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मेवाड़ का जो पठार है यहाँ से चांदी प्राप्त होती है, यहाँ से ये जो है तांबा यहाँ से प्राप्त होता है मेवाड़ के पठार से, और यहाँ से अभ्रक मिल जाता है भाई, है ना। चांदी, तांबा और जो अभ्रक है उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई मेवाड़ का जो पठार है ये। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, एक नदी है जो है जिसका नाम है बनास नदी, कि पठार के डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, नदियों के साथ या पहाड़ियों के साथ जोड़कर पूछता है। ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी जो है ये मेवाड़ के पठार के अंदर से होकर ही बहती है। तो ये 2-3 बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है मेवाड़ के पठार से भाई। ठीक है, इसके बाद अगला जो पठार है इसमें वो ध्यान रखेंगे आप, मेवाड़ के बाद वे बनास नदी जो है इस पठार से होकर बहती है। बनास नदी इस पठार से होकर बहती है। इसके बाद अगला पठार आप लोग ध्यान रखोगे इसमें मेवाड़ के बाद, वो है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ये कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा है इसका छत्तीसगढ़ में। तो मेन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान के अंदर भी आता है इसका। तो मालवा का जो पठार है, इससे आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ तो, कि मालवा का जो पठार है भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मालवा के पठार का जो निर्माण है ये ज्वालामुखी क्रिया की वजह से हुआ है भाई। ज्वालामुखी क्रिया मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी कि जो ज्वालामुखी क्या होता है, नीचे से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा या जो लावा बाहर की ओर निकलता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आप, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो बेसाल्ट चट्टान बनती है भाई, द्वारा बेसाल्ट चट्टान बनती है, इस बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है अभी ना, मालवा के पठार का। और बेसाल्ट चट्टान जहाँ बनती है, इस बेसाल्ट चट्टान में किस प्रकार की मिट्टी बनती है, इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी वाले चैप्टर में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं पहले भाई। तो इसी से काली मिट्टी का निर्माण होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ये से बेतवा और चंबल नदी जो है वो इस पठार से होकर बहती है। नदियाँ कौन सी है इसमें, वो है बेतवा और चंबल। बेतवा व चंबल नदी इस पठार से बहती है भाई। ठीक है, मालवा के पठार से आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो पठार है अपना, वो आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तीसरा जो है ये है बुंदेलखंड का पठार।
बुंदेलखंड का पठार, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुंदेलखंड का पठार। इस बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण है भाई, इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनने वाले ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है भाई ना। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली ग्रेनाइट चट्टान से। और आप बताओ इस ग्रेनाइट चट्टान जो है इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? मिट्टी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने परसों। ग्रेनाइट चट्टान जो है इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है भाई ना, काली नहीं सॉरी लाल मिट्टी का निर्माण होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो इस पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है भाई। इस पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है भाई। जहाँ ग्रेनाइट चट्टान होगी वहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? लाल मिट्टी होगी भाई। और ध्यान रखेंगे बेतवा नदी जो है वो इस पठार के अंदर से होकर बहती है भाई। तो ये बेतवा नदी का क्षेत्र है भाई। नदी ध्यान रखेंगे इसमें से बेतवा नदी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। ये तो कमेंट कर यार, दिखा थोड़ी है और मैसेज कर तुम दिखा फोन में तेरे सारा मैसेज दिखा। हाँ तो गड़बड़ है फिर। तो एडमिन है अच्छा, ये तो ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अच्छा फिर एक ही रखना चाहिए में। चलो अगला देखो, इसमें चौथा जो पठार अपने को पढ़ना है वो है बुंदेलखंड के बाद जो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पठार है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे बघेलखंड का जो पठार है इस बघेलखंड के पठार के अंदर से सोन नदी होकर बहती है भाई। सोन नदी इस पठार में से होकर बहती है। सोन नदी बहती है यहाँ से। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बघेलखंड का पठार है भाई, इस बघेलखंड के पठार के पूर्व में ही क्या है? छोटा नागपुर का पठार स्थित है। एक बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि छोटा नागपुर का पठार, ये जो बघेलखंड का पठार है इसके पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो इसी के पूर्व में कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार स्थित हो जाएगा। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व में, मैंने शुरू में डायग्राम बनाकर सिखाया तो बनाया था आपको, अगर वो लोकेशन ध्यान है आपको तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है भाई। छोटा नागपुर का पठार स्थित है। बघेलखंड से ये बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो मेन पठार है हमारे देश का, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, वो पठार आप लोग ध्यान रखेंगे। वो है पांचवा पठार हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है, पहली बात तो ये है कहाँ पर? तो आप बताओगे ये है झारखंड के अंदर भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। छोटे नागपुर के पठार से आप ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर का जो पठार है ये सबसे प्राचीन जो 3 चट्टानें होती हैं भाई, सबसे प्राचीन 3 चट्टानें हैं। एक तो बोलते हैं आप धारवाड़ चट्टान भाई, या ऐसे लिख लेंगे, इसको हटाते हैं एक बार,
ऐसे लिख लेंगे, जो छोटा नागपुर का पठार है भाई, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण जो है वो धारवाड़, कुडप्पा तथा गोंडवाना चट्टानों से हुआ है भाई, तथा गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। अब इन 3 चट्टानों से निर्माण हुआ है। सबसे प्राचीन चट्टानें ये मानी जाती है, और जिस क्षेत्र में 3 चट्टानें ये पाई जाती है वो क्या होता है, खनिज पदार्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। खनिजों के हिसाब से वो रिच या धनी माना जाता है। जहाँ पर ये 3 चट्टानें हैं, तो अपने भारत में ये खनिज पदार्थों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। कोयला वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, इस छोटा नागपुर के पठार के अंदर ही पाया जाता है भाई। तो एक बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन तीनों चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए खनिज की दृष्टि से भाई, या खनिजों की दृष्टि से यह है रिच या धनी पठार है भाई, धनी पठार है। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार जो है भाई, इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब ये रूर क्या होता है, तो रूर क्या है, रूर एक खुद पठार है भाई, है ना, रूर का पठार है। और ये रूर का पठार कहाँ पर है, ये है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में जो रूर का पठार है ये अपने कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी अपने कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तुलना की गई है दोनों पठारों की एक दूसरे के साथ। तो ये छोटा नागपुर का पठार को ही भारत का रूर बोल देते हैं, ध्यान रखना है आपको। इस छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंचा स्थान है भाई, है ना, छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा स्थान, इसका सबसे ऊंचा स्थान जो है इसे कहा जाता है, या इसका नाम है पारसनाथ। झारखंड के अंदर है पारसनाथ भी। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार के जो ऊंचे स्थान है भाई, इसके जो ऊंचे क्षेत्र हैं छोटा नागपुर के पठार के, ये दिख रहा है क्या कलर, दूसरा लेते हैं भाई। छोटा नागपुर के पठार के जो ऊंचे क्षेत्र हैं भाई, उन ऊंचे क्षेत्रों को पाटभूमि कहा जाता है। इसको पाटभूमि कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच बहती है अभी, तो वो भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी क्या है, ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली के अंदर जाकर मिलती है पश्चिम बंगाल के, झारखंड से आगे पश्चिम बंगाल चली जाती है, ये हुगली के अंदर जाकर ये मिल जाती है। वो नदियों के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। दामोदर नदी जो है भई, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है भई, ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है भाई। कैसे बांटती है 2 भागों में, तो वो समझो। देखो, जैसे मान लो ये छोटा नागपुर का पठार है, इन दोनों पठारों के बीच में से यहाँ से एक नदी बह रही है इस तरह से, इसी नदी का नाम है दामोदर नदी। और ये जो दामोदर नदी है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है भाई, ऊपर वाला जो भाग है, इस ऊपर वाले भाग को तो कहा जाता है हजारीबाग का पठार। ऊपर वाला कहलाता है हजारीबाग। और इस पठार के जो नीचे वाला क्षेत्र है भाई, इसके नीचे वाले क्षेत्र को कहा जाता है रांची का पठार। रांची झारखंड की राजधानी है।
तो ये हजारीबाग का पठार है ऊपर वाला, और नीचे वाला है रांची का पठार। ये छोटा नागपुर के पठार के ही दो भाग हैं अगर वैसे देखा जाए तो। ऊपर का हिस्सा कहलाएगा हजारीबाग, नीचे का हिस्सा कहलाएगा रांची का पठार। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है छोटा नागपुर के पठार से। आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन जो है छोटा नागपुर के पठार से ही आपके पेपर के अंदर बनते हैं भाई। क्लियर है इतना? आगे देखो, अगला जो पठार आप पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है 5 हो गए हमारे। छठा जो पठार है हमारा वो आप ध्यान रखेंगे, दक्कन लावा का पठार भाई। दक्कन लावा का पठार। अब ये जो पठार है ये कई राज्यों के अंदर फैला हुआ है, वो आप आगे देखते हैं। देखो, इस दक्कन लावा के पठार से एक बात ध्यान रखेंगे, दक्कन लावा का जो पठार है भाई, इसका निर्माण कैसे हुआ है। पहली बात तो निर्माण वही सेम ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, उस बेसाल्ट चट्टानों की वजह से क्या होता है वो मतलब ये दक्कन लावा का पठार बना हुआ है। और बेसाल्ट से क्या होता है, बेसाल्ट से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो कोई ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो निर्माण जो है ये क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाले या बनने वाली बेसाल्ट चट्टान से। इसी वजह से क्या होता है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन का पठार जो है भाई, यहाँ जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। वो भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ की काली मिट्टी दक्कन ट्रैप कहलाती है। दक्कन ट्रैप कहलाती है। दक्कन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप से क्या अभिप्राय। दक्कन ट्रैप क्या है, काली मिट्टी को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और वो काली मिट्टी जो छोटा नागपुर दक्कन के पठार के अंदर पाई जाती है। अब इस दक्कन के पठार को क्या होता है, आगे आप 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं भाई ना। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके, वो देखो। इसके 3 भाग हैं दक्कन के पठार के। पहला जो इसका भाग है भाई, या इसमें एक बात ये नोट कर लेंगे कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ये इससे पहले एक बात और ध्यान रखो, दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है भाई ना। ये बात ध्यान रखो कि यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछ ले आपसे, तो विश्व में सबसे बड़ा किसको बताओगे, तिब्बत का पठार भाई। विश्व में तिब्बत का पठार जो तिब्बत के अंदर है, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है। तो इसके साथ ही आप ध्यान रख लेंगे, भारत में छोटी दक्कन का पठार, विश्व में तिब्बत का पठार सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखोगे, जैसे मैंने बताया कि इसे 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से वो पढ़ेंगे आप, कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है भाई। तीन भाग जो हैं ये कौन कौन से होंगे, तो इसमें जो पहला भाग है भाई, इसका पहला भाग है, इसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को पहला भाग कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है दक्कन ट्रैप जो है, ये है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा, जिस हिस्से में काली मिट्टी अधिक फैली हुई है, वही भाग क्या कहलाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और दक्कन ट्रैप जो है ये एक सीढ़ी नुमा आकृति है भाई। दक्कन ट्रैप जो है ये सीढ़ी नुमा आकृति बनती है। सीढ़ी नुमा कैसे बनती है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई समतल एरिया है, यहाँ से ये ऊपर की ओर उठा हिस्सा, फिर समतल हिस्सा आ गया ऊपर, फिर ऊपर की ओर उठा, फिर समतल हिस्सा आ गया, फिर ऊपर की ओर उठा, फिर समतल आ गया। इस प्रकार से आप देखो स्टेप बनते हैं, सीढ़ियाँ बनती है इसमें। ठीक है, ऐसे ही नीचे की ओर आ जाता है ये।
तो ये क्या होता है, इसको सीढ़ी नुमा आकृति बोलते हैं। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है ना, छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो पठार है सीढ़ी नुमा आकृति बनाता है भाई, दक्कन ट्रैप जो है ये। तो लिखेंगे कि ये है सीढ़ी नुमा संरचना बनाता है। अच्छा, इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है भाई दक्कन ट्रैप के बाद, उसको बोलते हैं आप कर्नाटक का पठार। अभी कर्नाटक का पठार नाम से ही पता लग रहा है आपको कहाँ पर होगा ये। कर्नाटक का पठार कर्नाटक के अंदर ही होगा। और कर्नाटक का जो पठार है इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है भाई, कर्नाटक के पठार का सबसे ऊंचा स्थान ये है कुद्रेमुख। इसके अलावा आपने जो ये पढ़ा था बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ पड़ी थी ना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, वो भी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के पठार में ही पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ के जो ऊंचे क्षेत्र हैं भाई, यहाँ के कर्नाटक के पठार के जो ऊंचे स्थान हैं, यहाँ के जो ऊंचे स्थान है वो मलनाद कहलाते हैं भाई, मलनाद कहलाते हैं। अब देखो आपको बताया था छोटा नागपुर के पठार के जो ऊंचे स्थान हैं उनको तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाट भूमि। और कर्नाटक के पठार के ऊंचे स्थानों को क्या कहा जाता है, मलनाद कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मलनाद वाला जो पॉइंट है। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है भाई कर्नाटक के पठार का ही जो तीसरा भाग ध्यान रखेंगे आप, उसको बोलते हैं आंध्र का पठार। ना इस साइड लिख देता हूँ मैं ताकि एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे ये। यहाँ ये आंध्र का पठार, तीसरा भाग आंध्र का पठार। और ये आंध्र का पठार नाम से स्पष्ट हो रहा है कहाँ पाया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको ये। और ये ध्यान रखना आंध्र का जो पठार है ये गोदावरी व कृष्णा नदी का क्षेत्र है भाई, ये गोदावरी और कृष्णा नदी इस पठार से बहती है। कृष्णा नदी जो है वो इसमें से बहती है। और जिस क्षेत्र में गोदावरी नदी बहेगी या कृष्णा नदी बहेगी, मान लो पानी की मात्रा अधिक है, तो पानी की मात्रा अधिक है तो ये किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये चावल की खेती के लिए भी ना। तो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। चावल की खेती के लिए ये प्रसिद्ध पठार है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दक्कन लावा का पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। और किस आकार में फैला हुआ है ये दक्कन लावा का जो पठार है, एक बात और इसमें ध्यान कर लेंगे आप, ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है भाई। इसका आकार पूछे आपसे, दक्कन लावा का पठार जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार में है भाई, त्रिभुजाकार में ये फैला हुआ है। पिछली स्लाइड पर अगर आप देखोगे जहाँ पर आपने शुरू में ये पठार बनाए थे भाई, तो यहाँ देखो ये आपको आकृति जो ये नज़र आ रही है, किस प्रकार की आकृति नज़र आ रही है आपको, त्रिभुजाकार नज़र आ रही है ये ना। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मान लो ये त्रिभुजाकार है यहाँ पर ये। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है ये तो कहलाता है दक्कन ट्रैप। नीचे का ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कर्नाटक का पठार। इस साइड वाला क्या कहलाएगा, ये आंध्र का पठार। इसमें से क्वेश्चन ये आ जाता है, देखो इसमें जो नीचे की ओर जो पहाड़ियाँ बनती है यहाँ पर, और आपने पढ़ी है पहले तो याद होगा, भी नहीं पढ़ी उनको तो याद है नहीं। यहाँ जो पहाड़ियाँ ऐसे बनती है जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बीच में है, इनको क्या बोल देते हैं आप, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये पठार नीलगिरी की पहाड़ियों के तक फैला हुआ है। प्रश्न आ जाए कि ये जो दक्कन का पठार है इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो उत्तर में कौन सी बताओगे, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन आ जाए दक्कन के पठार के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्व में कौन सी है, पूर्वी घाट। पश्चिम में कौन सी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों के साथ इसको जोड़कर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें कर लोगे ये, करने पड़ेंगे, इलाज नहीं है कोई ना। पेपर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा ये।
ठीक है, बताओ आई बात समझ में इतनी है? रुक रही है क्या क्लास बार बार? चलो देखो आगे, अगला जो है अभी इसके अंदर आगे के जो पठार हैं आपको क्या करना है, उनके सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं भाई। नाम कैसे, जैसे आपको बताया था मैंने कि एक पठार जो है वो आप ध्यान रखेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो ये पठार है ये कहाँ पर है, तो ये आप बताओगे ये पठार है उड़ीसा के अंदर। इनके सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे आप। फिर एक आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कर्बी एंगलोंग का पठार, कर्बी एंगलोंग का पठार जो है ये आप बताओगे ये कहाँ पर है, असम में। अच्छा, एक आपसे आ जाए शिलोंग का पठार, तो ये नाम से पता है शिलोंग कौन से राज्य की राजधानी है, मेघालय की। तो जो शिलोंग का जो पठार है ये कहाँ हो जाएगा, मेघालय के अंदर। अच्छा, एक आपको कौन सा बताया था मैंने, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार बताइए आपको कहाँ होगा, ये लद्दाख में, नाम से पता है। लद्दाख के पठार की खास बात क्या है, लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है भाई। भारत का सबसे ऊंचा पठार। अब क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अगर ऑप्शन में लद्दाख दे रखा है तो आप लद्दाख ही ठीक करेंगे, लद्दाख नहीं दे रखा तो फिर कौन सा ठीक करेंगे, उसमें दक्कन का पठार ठीक कर देंगे भाई। तो वो ध्यान रख लेना इसके अंदर कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसी में एक बात और ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पूछ ले आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार भाई। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आप बताओगे पामीर का पठार भाई। जो तिब्बत वाला पढ़ा था आपने, तिब्बत का ये एक हिस्सा है ये पामीर का पठार। और पामीर का पठार ये सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, चीन का भाग है ये। इसको विश्व की छत कहा जाता है या संसार की छत कहा जाता है भाई। विश्व की छत पामीर का पठार भाई, है ना, सबसे ऊंचा पठार होगा ये। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। पठार वाले चैप्टर के अंदर इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। कर लोगे ये, पठार में ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके पेपर के लिए पठार में भाई वो है, इसमें जो ये दक्कन लावा का पठार है या छोटा नागपुर का पठार है, इन पठारों के क्वेश्चन ही आपसे पेपर के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत है भाई? इसके बाद आप भाई अगला जो स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे पठार में इतना ही है। पठार के बाद आप जो स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे, भारत की जलवायु नहीं पढ़ा आपने, तो अगला ये पढ़ेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, जलवायु का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट भाई ना। भारत की जलवायु में अब क्या पढ़ना है, पहली बात तो जलवायु होती क्या है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मौसम और एक होती है जलवायु।
क्या डिफरेंस होता है? किसी भी स्थान के ऊपर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या अल्प अवधि की बोल देते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड की वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उस एरिया का आपा मौसम बोलते हैं। जैसे मान लो आज यहाँ पर अचानक से बादल हो जाए, बारिश होने लग जाए, तेज़ हवाएं तूफान चले, तो आज आपा क्या बोलेंगे? मौसम खराब हो गया है। सर्दी बहुत अधिक हो जाए तो क्या बोलते हैं? आज मौसम ठंडा है। गर्मी हो जाए तो क्या बोलते हैं? आज मौसम गर्म है। 1 दिन की, 2 दिन की या कम समय अवधि की जो घटनाएं होती हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, उन घटनाओं को तो क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है किसी एरिया का। और पिछले 30 वर्ष या उससे अधिक, 32 वर्षों के आसपास या उससे अधिक वायुमंडल की जो घटनाएं होती है किसी भी स्थान की, उन सब का जो औसत होता है उसे क्या कहा जाता है? उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो मौसम और जलवायु के अंदर ये डिफरेंस होता है। मौसम कम समय अवधि की वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जबकि जलवायु जो होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड की, लंबे समय अवधि की जो वायुमंडल की घटनाएं होती हैं उसको जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है ये समझ में आ गया होगा आपके, ना? ये तो क्या होता है, इसमें लिख भी लेना परिभाषा अगर आप लिखो तो। मौसम क्या होता है? किसी क्षेत्र की कम समय अवधि की, भाई कम समय अवधि की वायुमंडल घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाओं को उस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है। भाई उस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है। हाँ, ले जाओ मैम। अभी क्लास है क्या? हाँ, ठीक है। जलवायु किसको बोलते हैं? अब देखो, जलवायु में आप क्या लिखेंगे? जलवायु के डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की पिछले 32 वर्षों की वायुमंडलीय घटनाओं को पिछले 32 वर्षों की वायुमंडलीय घटनाओं को उस स्थान का या उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। वे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत की जो जलवायु है भाई, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भाई। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसमें देखो आपको 2 शब्द समझने हैं। एक तो उष्णकटिबंध क्या होता है, दूसरा मानसून क्या होता है। जलवायु आपको मैंने समझा ही दिया किसको बोलते हैं भाई। तो उष्णकटिबंध जो है ये किसको कहा जाता है? देखो, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है इसको 3 कटिबंध के अंदर बांटा गया है। इसके बीचों बीच जो लाइन खींचते हैं आप इसको क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। और इसके दोनों साइड जो लाइनें खींची जाती हैं, ऊपर की साइड जो 23.5 डिग्री के ऊपर लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? आप कर्क रेखा। नीचे की साइड जो 23.5 डिग्री पर लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? आप मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान ही क्या कहलाता है? ये उष्णकटिबंध कहलाता है।
और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है 66.5 डिग्री तक का भाई, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। पहली वाली क्लासें अगर आपने देखी हैं तो ये आप लोग जानते होंगे। नीचे की जो 66.5 डिग्री है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसके बीच का हिस्सा जो है 23.5 से 66.5 डिग्री वाला, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर 90 डिग्री वाला ये हिस्सा जो है इसको बोल देते हैं शीत कटिबंध। तो भारत इन तीनों कटिबंध में से कौन कौन से कटिबंध में है? तो हमारा देश जो है वो आपको पता है कि जैसे मान लिया ये भारत है अपना, तो ये नीचे 8 डिग्री से मुख्य भूमि स्टार्ट होती है और कहाँ तक है? 37 डिग्री तक हमारे देश की भूमि है, 37 डिग्री 6 मिनट तक भाई नॉर्थ में, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। तो आपको पता है कि अपने देश के बीचों बीच, भारत के बीच में से यहाँ से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है, हमने पढ़ी थी, ये 23.5 डिग्री की लाइन है उत्तर की। तो देखो 8 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला हिस्सा जो है, ये 0 से 23.5 डिग्री वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तुम्हारे भारत का जो ये हिस्सा है ये कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। और 23.5 से ऊपर वाला जो हिस्सा है भारत का वो कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में है। अपना हरियाणा जो है वो कौन से में है? उपोष्ण में आता है ऊपर यहाँ पर। तो ये देखो भारत जो है उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। लेकिन अपने देश में से जो जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका प्रभाव पड़ता है? उष्ण कटिबंध के क्षेत्र का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानसून जो होता है अपने देश में वो यहीं से होकर प्रवेश करता है, इस साइड से। मानसून किसको बोलते हैं? मानसून वो हवाएं होती हैं जो मौसम बदलने पर अपनी दिशा को बदल देती है। जो मानसून शब्द है भाई, ये मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का एक शब्द होता है मौसम, अरबी भाषा का मौसम शब्द होता है भाई। इस मौसम शब्द से ये बना हुआ है। और मौसम शब्द का मतलब क्या होता है? ऋतु, जो परिवर्तित होती रहती है भाई। तो मानसून शब्द का मतलब यही है ऋतु में भाई ना। तो मौसम बदलने पर जो हवाएं अपनी दिशा बदल देती है उन्हीं हवाओं को आप मानसून की हवाएं भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये भारत की जलवायु है इतनी भाई। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में फिर आप स्टार्ट करेंगे भारत की मानसून या भारत की जलवायु के ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और मानसून जलवायु पढ़ने से पहले अपने को वायु दाब वगैरह वो सब चीज़ें पढ़नी है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज हाँ देखिएगा बताऊँ 4:30 से 5:30 बजे आपकी हरियाणा जी की क्लास भी है ना। 4:30 से 5:30 इतने खाना खाया हो बीच में एक बार। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो सारे बच्चे भाई।